वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर लिया है। हमने इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ वेरियस बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज दैट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स को डिस्कस किया। साथ में फंगल डिजीज, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एड्स विच इज अ वायरल डिजीज, उसे हमने डिटेल में पढ़ा, कोशिश करके कुछ इंटरेस्टिंग वे में। एंड वी टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज दैट इज कैंसर। नाउ स्टूडेंट्स, ये सब डिजीजेस पढ़ने के बाद आई एम श्योर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हमको डर लगने लग जाता है। कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, देन यू नो सम आर एयरबॉर्न, सम आर वाटर बॉर्न, सम आर फोमाइट बॉर्न। तो बड़ा डर लगने लग जाता है जब हम इन बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। खाने के पहले आई डोंट नो, शायद आप में से किसी की हैबिट बनी हो, वी स्टार्ट वॉशिंग आवर हैंड्स प्रॉपरली। हम अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने लग जाते हैं। चलिए, इस पे तो हमारा कंट्रोल है, हम अच्छे से फूड एंड वाटर धो के खा सकते हैं, हम उसको प्रॉपर बॉईल करके खा सकते हैं, ये तो हमारा कंट्रोल है। बट व्हाट अबाउट एयरबॉर्न, उनका क्या करें हम? या व्हाट अबाउट फोमाइट बॉर्न? कोई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते तो है नहीं नेकेड आइज से। किसी ने कफ किया होगा, खांसा होगा कोई, उसके ड्रॉपलेट्स किसी डोर के नॉब पे होंगे, आपने वो डोर नॉब लिया होगा और वो इनहेल कर लिए होंगे उन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको, तो उन पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसे ना सेकेंड ईयर सिंड्रोम बोलते हैं एमबीबीएस में। सेकेंड ईयर में आके जब ये सारी डिजीजेस दोबारा डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत डर लगने लग जाता है और ऐसा लगता है कोई भी डिजीज अपने को हो सकती है। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्या कभी हमने थॉट दिया है? इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास, पानी में, हवा में, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एवरीवेयर दे आर रिसाइडिंग, बट हम लोग बीमार इतना थोड़ी ना पड़ते हैं। वी गेट इल वेरी वेरी रेयर। वाई? क्योंकि इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे घर को चोरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई बहुत बड़ा करोड़पति है, मिलियनियर है, जिसके घर के अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल्स हैं, कीमती चीजें हैं, तो वो क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड्स रखता है, एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है ताकि वो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स चोरी ना हो, चोर उस घर के अंदर इन्वेड ना कर सके, और अगर करे भी तो उनको मार भगाया जाए। उसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत वैल्यूएबल है। इसके अंदर हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर बिकॉज ऑफ विच वी आर लिविंग एंड वी आर लीडिंग दिस लाइफ हैप्पीली। सो दिस इज एज प्रेशियस एज दोज वैल्यूएबल्स इन द हाउस। और इसीलिए नेचर ने इस बॉडी को, इस होम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड्स क्या पूरी आर्मी लगा रखी है। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी आएगी, इनका ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, इनका हेडक्वार्टर भी होगा, इनकी पोस्टिंग्स भी होंगी। हम सब कुछ पढ़ेंगे कैसे, और इस तरह से पूरा इम्यून सिस्टम डेवलप किया हुआ है ताकि नंबर 1 इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं कर सके, नंबर 2 अगर एंटर भी कर सके तो या तो उन्हें बेहोश करके बाहर भगा दिया जाए या उन्हें मार दिया जाए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड कि क्यों इतना एक्सपोजर होने के बाद भी हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कॉमनली डिजीज नहीं होती। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी और बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी। सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हमारी, इंसान की वो कैपेसिटी है, वो ताकत है जिससे कि हम किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ते हैं। पैथोजन मीन्स, पैथो मीन्स डिजीज, जन मीन्स फॉर्मेशन, डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग विच कॉजेज डिजीज इन आवर बॉडी, उससे लड़ने की हमारी क्षमता को कहते हैं immunity. So what is immunity? Let's first write down the definition. It is the ability or capacity of human body to fight against disease causing agents.
जो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को शॉर्ट में कहते हैं पैथोजेंस। इस क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं, राइट ना। इम्यूनिटी ये क्षमता जिस कारण से है, जिसके कारण से वो घर प्रोटेक्टेड है, वो क्या है? वो सिक्योरिटी गार्ड्स, वो पूरी आर्मी, उसे हम कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम, राइट। सो नेक्स्ट टर्म विच वी शुड नो इज इम्यून सिस्टम। ऑलराइट, नाउ इम्यून सिस्टम में वो सारे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो सारे आर्मी मैन आ जाएंगे जो इस बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब आ जाएंगे। क्या क्या आता है हमारे इम्यून सिस्टम में? लेट्स सी। पहले हम उनके नाम लिखते हैं, फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हमारे इम्यून सिस्टम में स्टूडेंट्स हम पहले बिल्कुल बेसिक समझेंगे। हम जनरली क्या होता है, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं इम्यूनिटी, टी सेल, बी सेल। पहले क्लियर तो करें अपन टी सेल क्या है, बी सेल क्या है, क्या फंक्शंस है। हम एक एक करके विल गो वेरी वेरी सीरियल वाइज। नाउ इम्यून सिस्टम जो है, इसमें कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे अपन देखेंगे। देन लिम्फॉइड टिश्यू, ऑर्गन है, टिश्यू है, तो नेक्स्ट क्या होगा? लिम्फॉइड सेल्स, और उन्हें कहते हैं लिम्फोसाइट्स, जो एक तरह के WBCs होते हैं, हम जानते हैं लिम्फोसाइट्स। और इसके अलावा एंटीबॉडीज, ये कुछ प्रोटीन्स हैं, रादर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अभी तो आप इतना समझ लो एंटीबॉडीज कि ये हमारी बंदूकों की गोलियां हैं। बुलेट्स तो होनी चाहिए, नहीं तो फाइट किससे करेंगे? या तो तलवार लेके डायरेक्ट भिड़ जाएं, वो सोल्जर्स भी हैं अपने पास में, और या फिर दूर से ही अटैक करें अपन बुलेट से, तो ये वो बुलेट्स हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, लिम्फॉइड टिश्यू हैं, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, और एंटीबॉडीज हैं। ये सब हमारा इम्यून सिस्टम कंप्राइज करते हैं। नाउ इनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, जिसमें हम इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो इम्यून सिस्टम की स्टडी हो, चाहे वो कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उससे होने वाली डिजीज, इन सब की स्टडी को टोटल मिलाकर कहेंगे, बहुत सिंपल है, इम्यूनिटी की स्टडी कर रहे हैं तो इम्यूनोलॉजी, राइट। नाउ सो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? लॉजी का मतलब ही होता है, हम जानते हैं स्टडी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं। सो इम्यूनोलॉजी इज the study of all components, यानी कि जितना भी उसका स्ट्रक्चर है, all the components and aspects, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवरीथिंग वी विल स्टडी of all the components and aspects of immune system, उसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। तो हम बेसिकली अब क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डील विथ इम्यूनोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग, और कैसे वो हमें वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। नाउ हम सबसे पहले इम्यून सिस्टम को समझते हैं, ताकि हम फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और आगे बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विथ इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हम डिस्कस करेंगे इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली भी किस तरह से पूछते हैं। नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जहां पर, जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करवाएगा पैथोजेंस के अगेंस्ट, वो सारे ऑर्गन्स जो भी हैं, इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या होता है? या तो ओरिजिन होगा लिम्फोसाइट्स का, जो मेन सेल्स हैं,
या उनका मैच्यूरेशन होगा और या उनका वहां पर प्रोलिफरेशन होगा। वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपना काम करेंगे। कौन? जो सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? लिम्फोसाइट्स, राइट। सो ओरिजिन एंड और मैच्यूरेशन एंड और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। जिन भी ऑर्गन्स में होता है वो हो गए लिम्फोइड ऑर्गन्स। जरूरी नहीं तीनों चीजें हो, कोई भी एक चीज होगी तो भी हम उसको लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर कैटेगराइज कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब है वो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है। प्राइमरी का मतलब है जहां पर लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है और मैच्यूरेशन होता है, या केवल मैच्यूरेशन भी अगर होगा वहां पे तो भी हम उसे प्राइमरी ऑर्गन ही कहेंगे। सो यहां पर बेसिकली क्या होता है? देयर इज मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। मतलब इन ऑर्गन्स में ओरिजिन भी साथ में मैं लिख देती हूं, ओरिजिन एंड और डिफरेंशिएशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। मतलब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जरूरी नहीं है प्रोड्यूस हो, बट प्रोड्यूस हो भी सकते हैं। और दो कंडीशंस हो सकती है, या तो प्रोड्यूस होकर वहीं पर वो मैच्योर हो। मैच्योर होने का मतलब है कि उन्हें इमैच्योर लिम्फोसाइट से एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट किया जाएगा। एंटीजन का मतलब है कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के में हार्मफुल हो, तो वो हमारी बॉडी को के जो इम्यून सिस्टम है उसे एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज फॉर्म करवाने लग जाता है, तो हम उसे एंटीजन कहते हैं। वैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए अगर है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, ए बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। तो जरूरी नहीं है हार्मफुल हो, बट यहां हम फॉरेन एंटीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फॉरेन एंटीजन, फॉरेन बॉडी अगर बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, फॉरेन पार्टिकल, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई पोलन हो, जरूरी नहीं है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी, तो हमारी बॉडी को तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये हार्मफुल है नहीं है, और अगर हार्मफुल है तो उसको फिर खत्म करना पड़ेगा। तो जहां पर भी ये सब काम लिम्फोसाइट्स सेल्स करते हैं बेसिकली, तो जहां पर भी इन लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन एंड मैच्यूरेशन, मतलब इमैच्योर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन सेंसिटिव, ताकि वो एंटीजन को पहचान सके और उसके अगेंस्ट फिर स्ट्रैटेजी तैयार करके और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके, उन्हें हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं, राइट। सो क्या मतलब है हमारा मैच्यूरेशन से? वी कैन जस्ट राइट conversion of immature lymphocytes into antigen sensitive lymphocytes, राइट। यहां पर इन्हें ऐसे लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो एंटीजन को पहचान सके और उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बना के एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो हम उन्हें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वहां ओरिजिन नहीं हो, बट वहां डिफरेंशिएशन, मैच्यूरेशन हो रहा है, यानी वहां पर भी इमैच्योर को एंटीजन सेंसिटिव में कन्वर्ट किया जा रहा है। नाउ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स दो होते हैं। पहला बोन मैरो, दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रेड बोन मैरो, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। और दूसरा थाइमस, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थाइमस इज अ प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे, तो ये अपने को याद होना चाहिए। बोन मैरो जो है यहां पर बी लिम्फोसाइट्स नाम के लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। सो ओरिजिन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स एंड जितने भी आरबीसी, प्लेटलेट्स, अभी हम देखेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, चाहे आरबीसी हो, प्लेटलेट्स हो,
जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट दे आर ब्लड सेल्स, वो भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे, ओरिजिनेट होंगे, फॉर्म होंगे। साथ में जितने भी WBCs हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, हमने 11th में पढ़ा था, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सब, साथ में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब रेड बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होने वाले हैं। रेड बोन मैरो दो टाइप की थी, रेड एंड येलो, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। येलो बोन मैरो जो है वो तो एक एडिपोज टिश्यू है जहां पे फैट स्टोर्ड रहता है, हम तो रेड बोन मैरो की बात करते हैं। लिखते बार बार इस चैप्टर में बोन मैरो है, पर मतलब उसका क्या होता है, रेड बोन मैरो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे सभी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सभी ब्लड सेल्स का ओरिजिन होगा। और अगर हम अब इसमें से WBC को छांट लें, लिम्फोसाइट्स को, तो मैच्यूरेशन होगा बी लिम्फोसाइट्स का, टी का नहीं होगा। इन्हें बोलते ही बी लिम्फोसाइट्स हैं, इनका मैच्यूरेशन होगा, फॉर्मेशन सबका होगा। यानी बी लिम्फोसाइट्स यहां पर ही फॉर्म हुए, यहीं रुक गए, यहीं पर वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में उन्हें कन्वर्ट किया गया, उनको ट्रेनिंग मिली। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, प्राइमरी लिम्फो ऑर्गन्स जो हैं, दे आर लाइक ट्रेनिंग सेंटर्स। जो हेडक्वार्टर है, यहीं पर इनका रिक्रूटमेंट हुआ और इनकी ट्रेनिंग दी गई, इनको दुश्मन को पहचानना सिखाया गया, दुश्मन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी गई, राइट। ये यहां होगा। जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, एक और टाइप के लिम्फोसाइट्स, वो भी बनेंगे तो बोन मैरो में ही, लेकिन वो दूसरे हेडक्वार्टर भेजा जाता है उन्हें, थाइमस में, वहां उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, सो यहां पर होगा मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, राइट। सिर्फ मैच्यूरेशन। टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन कहां होगा, यही रेड बोन मैरो में, जहां सबका हो रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ मैच्यूरेशन हो रहा है, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये दो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, दो हेडक्वार्टर्स हैं, बट जहां पर ट्रेनिंग होती है हेडक्वार्टर में, वहां थोड़ी ना दुश्मन आता है। दुश्मन तो कहां आता है, दुश्मन आता है बॉर्डर पे, अलग अलग जगह पे। तो दुश्मन कहां आएगा, माउथ से आएगा, टॉन्सिल्स, और नीचे जाएंगे अलग अलग स्प्लीन, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो दुश्मन को ट्रैप कर लेंगे, और वहां पर फिर ये बी और टी लिम्फोसाइट्स पहुंचाए जाएंगे और वहां पर ये फाइट करेंगे। तो ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, हेडक्वार्टर है। फिर इनको, ये तो यहां पे फॉर्म होगा, मैच्योर होगा, टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में फॉर्म होके थाइमस में मैच्योर होगा, और फिर ये माइग्रेट होंगे और माइग्रेट होकर जाएंगे अलग अलग दूसरे ऑर्गन्स में, जिन्हें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। वहां दुश्मन को पकड़ के रखा जाता है, रोका जाता है, और फिर ये दोनों उनसे लड़ाई करके उनको मारते हैं। सो सेकेंड इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन का सेकेंड टाइप, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहां पर इंटरैक्शन होगा किसके बीच में, एंटीजन यानी जो भी पैथोजन है, जो भी फॉरेन है, जो भी दुश्मन है उसका, और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का, जो अब मैच्योर हो चुके हैं, जिन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है। सो दीज आर द साइट्स फॉर इंटरैक्शन बिटवीन जो भी पैथोजन है, यानी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन, वी कैन राइट फॉरेन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दोनों ही, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बी और टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो एंड थाइमस में रिस्पेक्टिवली ट्रेन होकर, मैच्योर होकर माइग्रेट करते हैं। दैट मीन्स बी एंड टी लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहां पर इनकी पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। यहां पे ट्रेनिंग हुई, यहां पर पोस्टिंग हुई। अब पोस्टिंग कहां कहां पर होती है, कुछ ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी बात करें, स्प्लीन, अभी हम डिस्कस करेंगे इन्हें, देन टॉन्सिल्स, देन लिम्फ नोड्स। हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ये टर्म्स, अब हम इन्हें समझेंगे, lymph nodes, then malt, we will talk about this,
पेयर्स पैचेस, हमने 11th में ये सब वर्ड्स पढ़े हैं, पेयर्स पैचेस। देन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यानी यहां पर बी और टी लिम्फोसाइट्स ना तो ओरिजिनेट हो रहे हैं ना मैच्योर हो रहे हैं, यहां पर वो पहुंच रहे हैं ब्लड और लिम्फ के थ्रू, और फिर यहां पे युद्ध होगा, ये युद्ध भूमि है, यहां पर इनकी पोस्टिंग हुई है क्योंकि यहीं पर दुश्मन मिलने वाला है। सो यहां पे मैं लिख देती हूं कैसे माइग्रेट करते हैं, वाया ब्लड और लिम्फ, राइट। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये माइग्रेट यहां करेगा, ये मैच्योर होगा, बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन एंड माइग्रेशन दोनों होगा। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसको और समझेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ऑल द लिम्फोसाइट्स, whether B lymphocytes, T lymphocytes, any lymphocyte, they all are originated, produced in red bone marrow. It's a very very important question. ये जो पॉइंट है, origin of all blood cells, यानी all lymphocytes, RBC, platelets, everything. मैच्योरेशन, फिर बी लिम्फोसाइट्स यहीं रुक जाएंगे और यहीं मैच्योर होंगे, यहीं ट्रेनिंग मिलेगी, जबकि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में पहुंचेंगे, वहां मैच्योर होंगे। फिर ये दोनों ही अपने अपने हेडक्वार्टर से निकलकर इनकी पोस्टिंग होगी अलग अलग जगह बॉडी में। ब्लड के थ्रू भी जा सकते हैं, लिम्फ के थ्रू भी जा सकते हैं, कुछ स्प्लीन में जाएंगे, कुछ टॉन्सिल्स में जाएंगे, कुछ माल्ट में जाएंगे, क्या है अभी हम बात करते हैं। वहां पर ट्रैप किया जाएगा फॉरेन एंटीजन को, क्योंकि फॉरेन एंटीजन भी ब्लड या लिम्फ के थ्रू बॉडी में एंटर हुआ होगा, तो वहां इन ऑर्गन्स में, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ट्रैप कर लिया जाता है जाल बिछा के, और जो फाइट करेंगे वो यही ट्रेन्ड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स फाइट करेंगे, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इस तरह से बहुत क्वेश्चन आता है। दूसरा, ओरिजिन लिम्फोसाइट्स का कहां होता है, मैच्योरेशन कहां होता है बी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का, और उनका साइट ऑफ एक्शन क्या है, वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम के लिए। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो हमने एक मेजर बात करी प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, अब आइए हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं बोन मैरो, और ये सब हमने 11th में पढ़ा हुआ है, और मैं बेसिकली बात करने वाली हूं रेड बोन मैरो की। क्या मतलब है इसका, आइए याद करें। आपको याद है हमने इस तरह से जब बोन पढ़ी थी, आप चाहो तो वो चैप्टर आपका रिवाइज भी कर सकते हो, एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने पढ़ा था बोन का स्ट्रक्चर, तो हमने इस तरह से लॉन्ग बोन का एक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा था। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बना रही हूं। यहां सेंटर में येलो बोन मैरो भरी रहती है, जो कि एक तरह का एडिपोज टिश्यू है, यानी मॉडिफाइड फैट का टिश्यू है येलो बोन मैरो, और इसके एंड्स पे इस तरह से एक और टिश्यू फिल्ड है, ये थी रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो का फंक्शन हमने पढ़ा था हीमोपोएसिस, यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। एक्चुअली इस बोन मैरो के पास कुछ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स रहते हैं, इट हैज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और अब हम जानते हैं स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी का कोई भी दूसरा सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लूरिपोटेंट मतलब ऐसे स्टेम सेल्स जो बहुत सारे तरीके के सेल्स बना सकते हैं, ये बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ इनमें से दो टाइप के सेल्स बनते हैं, स्टेम सेल्स दो टाइप के। पहले जिन्हें कहते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स, ये हमने 11th में पढ़ा भी था। माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं ये फिर आगे और इनमें चेंजेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे, और डिफरेंशिएशन के बाद इनमें से कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे एरिथ्रोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज फॉर्म कर लेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन होगा जो टिश्यूज में ऑक्सीजन कैरी करेगा। इम्यूनिटी में अभी हमारे काम का नहीं है। देन इनमें से ही प्लेटलेट्स बन जाएंगे फाइनली। वो कैसे बनेंगे हम वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोन मैरो में इनका इमेच्योर फॉर्म बनता है, फिर ब्लड में जाते हैं, वहां मेच्योर में कन्वर्ट होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग इन डिटेल। प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करेंगे। तीसरे टाइप के जो इसमें से बनेंगे
वो बनते हैं WBCs। WBCs को हमने 11th क्लास में 2 पार्ट्स में स्टडी किया था, ग्रैन्युलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप के थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, वो तीनों इसी से बनेंगे। सो वी कैन जस्ट राइट granulocyte WBCs, that means neutrophils, then basophils, याद है आपको जहां से हिस्टामिन रिलीज होता है, एंड एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। ये तीनों टाइप यहीं से माइलॉइड से बनते हैं। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि WBC ही इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए हमने इस पे जोर दिया है। बाकी ये भी क्वेश्चन आता है RBC प्लेटलेट्स कहां बनते हैं, वो भी सब बोन मैरो, रेड बोन मैरो में ही फॉर्म हो रहे हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स के थ्रू। नाउ इसके अलावा जो ए ग्रैन्युलोसाइट WBC थे उसमें हमने 2 टाइप पढ़ी थी, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। मोनोसाइट भी इन्हीं से फॉर्म होंगे, so they will also form monocytes। और मोनोसाइट क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट WBC। अब 5वां टाइप कौन सा बचा, 3 और 1 4 हो गए, लिम्फोसाइट्स। वो इनसे फॉर्म नहीं होते हैं। वो कहां से फॉर्म होते हैं, यही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कुछ दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, उन्हें लिम्फॉइड स्टेम सेल्स कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है लिम्फॉइड, तो ये लिम्फोसाइट्स बनाएंगे ना। इसमें से 3 टाइप के सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट्स बनाने वाले हैं, और लिम्फोसाइट्स क्या है, WBCs ही हैं। पहले बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, एक्चुअली पहले प्री मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, तो मैं यहां लिख देती हूं प्री मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स। कुछ बनेंगे प्री मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स, प्री मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। और कुछ स्टूडेंट्स एक और टाइप के WBC बनते हैं, लिम्फोसाइट्स ही हैं, जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। इनका क्या रोल है हम पढ़ेंगे, नेचुरल किलर सेल्स या शॉर्ट में NK सेल्स, NK सेल्स, ये इससे बन गए, ठीक है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स है प्री मैच्योर, वो यानी अगर हम टोटल देखें तो RBC, प्लेटलेट्स और 5 मेन टाइप के WBC होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स, वो सब कहां फॉर्म हो रहे हैं, रेड बोन मैरो में। तो सारे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन, सारे ब्लड सेल्स का ओरिजिन कहां हो रहा है, बोन मैरो में। नाउ इनमें से जो प्री मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहीं पर रह जाएंगे, यानी बोन मैरो में, और यहीं पर मैच्योर होंगे। सो दे मैच्योर इन बोन मैरो, यहीं पर इनकी ट्रेनिंग होगी, यानी दिस इज इंपॉर्टेंट। जबकि जो प्री मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस में पहुंचेंगे। अभी हम देखते हैं, थाइमस हमारे हार्ट के पास है, वहां पहुंचेंगे और वहां मैच्योर होंगे। सो दे मैच्योर इन थाइमस, यहां पर इनकी ट्रेनिंग होगी। ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। और फिर ये दोनों सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे, ब्लड और लिम्फ से माइग्रेट करके, और वहां लड़ाई होगी, वहां पर फाइट होगी, वॉर होगा। नाउ ये तो मैच्योर ही रहते हैं नेचुरल किलर सेल्स, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें इसे टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। टी थाइमस से लिया गया है क्योंकि इनका मैच्यूरेशन थाइमस में हो रहा है, इसीलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हें बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं, बोन मैरो के कारण नहीं, एक्चुअली ये जो बी वर्ड है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि बर्ड्स में एक स्ट्रक्चर होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जहां पर ये मैच्योर होते हैं बर्ड्स के अंदर, तो उस वाले बी से ये बी लिम्फोसाइट लिया गया था। बट ह्यूमंस में बर्सा ऑफ फैब्रिकस के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर ये बोन मैरो से में ही मैच्योर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि टी लिम्फोसाइट्स में टी स्टैंड्स फॉर
थाइमस, एंड बी लिम्फोसाइट्स में बी स्टैंड्स फॉर, और अगर ये ऑप्शन दिया हो तो हमारा पहला चॉइस ये ऑप्शन होगा, अगर ये नहीं दिया गया तो फिर बोन मैरो सेकेंड ऑप्शन होगा। तो इस तरह से रेड बोन मैरो, जो लॉन्ग बोन्स के एंड्स में स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट है, वहां पर हमारे सारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। सो दिस इज द प्लेस वेयर देयर इज ओरिजिन of lymphocytes and there is maturation of B lymphocytes. So it is a primary lymphoid organ. You note this down, then we'll read about the second primary lymphoid organ. Please note it down. Now students, ये पहला primary lymphoid organ है। आइए अब हम दूसरा primary lymphoid organ डिस्कस करते हैं, उस पर क्या क्वेश्चंस आते हैं, and that is thymus। क्योंकि thymus में भी ओरिजिन तो किसी भी सेल का नहीं हो रहा, पर मैच्यूरेशन हो रहा है वहां पर टी लिम्फोसाइट्स का। सो द सेकेंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज थाइमस। थाइमस आप रिवाइज कर सकते हो, हमने 11th में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, बिकॉज इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, यहां से हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, तो हमने वहां भी इसके बारे में लिखा था। हम फिर से मेन पॉइंट्स लिखते हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। पहला, ये हार्ट के पास होता है, located near heart behind sternum, यानी इस जगह पर, ये जो हमारी चेस्ट बोन है इसके ठीक पीछे हार्ट के पास में ये छोटा सा ग्लैंड होता है जो बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड मतलब ऐसा होगा, ऐसे दो लोब्स होंगे, सो दिस इज कॉल्ड बायलोब्ड बिहाइंड स्टर्नम। और स्टर्नम को हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आता है, राइट। So question आता है, which of the following gland is present near heart behind sternum, and it is bilobed structure। तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ थाइमस जो होता है स्टूडेंट्स, ये बर्थ पे काफी बड़ा ग्लैंड होता है, जैसे जैसे एज होती है ये सिकुड़ता जाता है, श्रिंक होता जाता है, हमने 11th में पढ़ा था, इसकी एट्रॉफी होती जाती है, प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत छोटे से साइज का बचता है। यही कारण है कि एज के साथ हमारा इम्यूनिटी नेचुरली डिक्रीज होती है, क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि टी लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर वो मैच्योर ही नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ थाइमस में मैच्योर हो सकते हैं। थाइमस श्रिंक हो जाएगा तो टी लिम्फोसाइट्स का नंबर नेचुरली मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, इम्यूनिटी नेचुरली डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज लार्ज एट बर्थ। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ग्लैंड है या कौन सा पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है जो एज के साथ डिक्रीज होता है। लार्ज एट बर्थ, देन डिमिनिशेस, दैट इज एट्रोफीज विथ एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विथ एज, और इसीलिए एट प्यूबर्टी वेरी स्मॉल इन साइज, और उसके बाद तो और छोटा होता जाएगा, इसीलिए इम्यूनिटी डिक्रीजेस विथ एज बिकॉज ऑफ द एट्रॉफी ऑफ थाइमस ग्लैंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, हमने 11th के एंडोक्राइन सिस्टम में भी डिस्कस किया था। और यहां पर इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, सो दिस इज द साइट फॉर, क्या हो रहा है यहां पे बताइए, टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मैच्योर हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, इसीलिए स्टूडेंट्स इसे टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग स्कूल भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज, लिटरली इसका नाम है ये, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। यहां इन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इन्हें ब्लड और लिम्फ के थ्रू भेज दिया जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड अबाउट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो these are the two important primary lymphoid organs. Now let's talk about secondary lymphoid organs, जिसमें हम पहले स्प्लीन की बात करते हैं। स्प्लीन जिसे हिंदी में तिल्ली कहते हैं, इसके बारे में भी हमने 11th में पढ़ा था।
ये स्टमक है लेफ्ट साइड में, स्टमक के जस्ट और लेफ्ट में ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो बीन शेप का होता है, राजमा शेप का। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द स्टमक, तो यहां पर इधर पे स्प्लीन अटैच होती है और लेफ्ट की तरफ सिंगल। सो दिस इज अ लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लेफ्ट ऑफ स्टमक। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसके शेप के ऊपर पूछते हैं, बीन शेप। नाउ ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी ना तो यहां पर कोई भी बी टी लिम्फोसाइट, कोई भी लिम्फोसाइट फॉर्म होने वाला है, ना यहां पे मैच्योर होने वाला है। यहां तो वो दोनों ब्लड या लिम्फ के थ्रू पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद ये क्या करता है, लिम्फ ये ब्लड को फिल्टर करता है। तो जैसे ही कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ब्लड के थ्रू अगर आ रहा होगा तो ये छलनी की तरह काम कर रहा है, उसे फिल्टर कर रहा है, तो वो भी फिल्टर हो जाएंगे और यहीं पर ट्रैप हो जाएंगे और फिर बी और टी लिम्फोसाइट्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर अटैक कर सकते हैं। वही बात है कि दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा था, आपने उसको एक क्या कहना चाहिए, एक बैरियर की तरह उसको रोक दिया कहीं पे और फिर वहां पर आकर आपने उससे फाइट कर ली, जो ज्यादा आसान होता है। सो स्प्लीन का जो मेन रोल है वो क्या है, इट एक्ट्स एज फिल्टर ऑफ ब्लड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द ऑर्गन इज एक्ट्स एज फिल्टर ऑफ ब्लड, फिल्टर ऑफ ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फिल्टर ऑफ ब्लड एंड ट्रैप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी पैथोजेंस हैं उन्हें ट्रैप कर लेगा फिल्टर करके और फिर उनपे एक्ट करेंगे बी और टी लिम्फोसाइट्स अपने अपने तरह से। कैसे वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, ये आरबीसीज का रिजर्वायर भी अगर आपको याद हो, हमने इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा था या हमने इसे आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा था। तो इसका एक और रोल है रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड रोल नहीं है, अलग रोल है, बट हमने लिख लिया है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। डायरेक्ट क्वेश्चन हमने 11th में डिस्कस करे हुए हैं। एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड जब यहां से निकलेगा तो जो आरबीसी, कुछ तो फ्रेश आरबीसी को ये ट्रैप कर लेता है ताकि आगे जब जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो ये सप्लाई कर सके। दूसरा, जो ओल्ड एंड वोर्न आउट आरबीसी हैं यानी जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी हो गई है 120 डेज की, उन्हें भी ये ट्रैप कर लेगा और फिर वहीं पर वो डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, उनकी कब्र बन जाएगी। तो ये दोनों भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये सभी नाम स्प्लीन को दिए गए। नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक और है, दैट इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के बारे में भी हमने 11th में जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था और जब लिम्फ पढ़ा था तो वहां डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। आप चाहे तो वहां एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लिम्फ नोड आप ऐसा मानो छोटी छोटी गठाने हैं, गांठें हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं पूरे लिम्फैटिक सिस्टम के रास्ते में बीच बीच में। जब लिम्फ यहां से होकर निकलेगा तो ये उन्हें फिल्टर करके वहां जो भी पैथोजन है उन्हें ट्रैप कर लेंगे। अगेन यहां पर बी और टी लिम्फोसाइट्स आएंगे और उन दुश्मनों को मार देंगे। सो दे आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स along the length of lymphatic system and they trap microorganisms that come via lymph और टिश्यू फ्लूइड। हमने पढ़ा था टिश्यू फ्लूइड ही फिर आगे जाकर लिम्फ बनाता है। तो जो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के थ्रू, जो ब्लड के थ्रू आएंगे वो स्प्लीन ट्रैप कर लेता है और जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के थ्रू आते हैं उन्हें लिम्फ नोड्स ट्रैप कर लेते हैं। So they are also secondary lymphoid organs. Now, next tonsils, इसकी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में। ये भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोइड टिश्यू का बना हुआ है। अपेंडिक्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। एंड देन वी कम टू माल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। माल्ट का पहले तो फुल फॉर्म आना चाहिए जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इट इज म्यूकोसा associated lymphoid tissue। नाउ क्या मतलब है, लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है,
ट्रैप करेगा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यहाँ पे भी बी और टी लिम्फोसाइट्स आएंगे, उन्हें फाइट करेंगे। और ये कहाँ है, ये म्यूकोसा से एसोसिएटेड है। मतलब आपको याद है स्टूडेंट्स, जैसे ये सपोज हमारी इंटेस्टीन है, ये इंटेस्टीन का ल्यूमन है, पूरी जीआईटी की बात करें या रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करो, मैं यहाँ जीआईटी का एक एग्जाम्पल लूं तो ये तो ल्यूमन है जहां खाना आता है, फिर ये म्यूकोजा हो गई, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सीरोजा, ऐसे 4 लेयर्स होती हैं इसकी वॉल में। तो ये वाली जो लेयर है म्यूकोजा, ये क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट में है खाने के, और इस फूड के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा वो इस म्यूकोजा को पेनिट्रेट करेगा, इनफिल्ट्रेट करेगा, डैमेज करेगा। तो यहां पर नेचर ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोजा के पीछे, म्यूकोजा के पास लिम्फॉइड टिश्यू दे रखा है। तो जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस इसको इन्वेड करके म्यूकोजा को आएगा तो वहां पर अगेन टी और बी लिम्फोसाइट्स, हमारे सोल्जर्स तैयार हैं, या तो तलवार से या तो गोली से, एंटीबॉडीज के थ्रू या डायरेक्ट उन्हें किल करने के लिए। तो ये म्यूकोजा से एसोसिएटेड है, राइट। कहां कहां की म्यूकोजा से एसोसिएटेड, जहां जहां इंफेक्शन पैथोजन आने का चांस है, रिस्क है। जैसे फूड एंड वाटर के थ्रू आएगा तो जीआईटी की म्यूकोजा, सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोजा हो गई, ठीक है। हवा के थ्रू आएगा, अगर एयर के थ्रू तो रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर होगा, तो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा जो है वहां पर भी इस तरह के लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है। और या अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू या बॉडी में डाउन बॉटम पार्ट से एंटर होता है तो यूरिनोजेनाइटल म्यूकोजा को खतरा है। सेम, सो यूरिनोजेनाइटल म्यूकोजा यही जगह है जहां से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर होते हैं, तो वहां पहले ही मार दिया जाएगा उन्हें। फिर भी अगर बच गए, वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर अगर यहां पहुंचे तो यहां ऐसे वेरियस स्टेजेस पे अलग अलग चौकियां बनी हुई हैं, जहां से भी अटैक होगा वहां पर बी और टी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और वो उन्हें किल कर देंगे। ये है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनकी म्यूकोजा से जुड़ा हुआ लिम्फॉइड टिश्यू है, प्रेजेंट है उसके पास। क्यों, वो मैंने आपको समझाया। नाउ इसी का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, पेयर्स पैचेस। ये भी हमने 11th में पढ़ा था। पेयर्स पैचेस जो होते हैं ये इलियम में प्रेजेंट लिम्फॉइड टिश्यू है। दे आर फाउंड इन इलियम एंड दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ माल्ट। अगर हम टोटल लिम्फॉइड टिश्यू की बात करें बॉडी के, तो 50% लिम्फॉइड टिश्यू अकेला इन्हीं लाइनिंग्स के पास में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनाइटल, यानी 50% इज माल्ट, और बाकी ये सब रिमेनिंग 50% बनाते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माल्ट जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स, ये क्वेश्चन पूछते हैं, 50% ऑफ बॉडीज टोटल लिम्फॉइड टिश्यू। ये क्वेश्चन आता है 50%, कितना परसेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और पेयर्स पैचेस जो है वो एक एग्जाम्पल है माल्ट का, एक पर्टिकुलर नाम हमने दे दिया, जो इलियम में इसका लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है उसे हमने नाम दिया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, राइट। सो आप इसको नोट डाउन करिए एंड देन वी विल मूव ऑन एंड वी विल रीड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मेनली क्या है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। दोनों का ही ओरिजिन हो रहा है रेड बोन मैरो में, बट बी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग भी हो रही है बी बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग हो रही है थाइमस में। सो बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। फिर इन दोनों की पोस्टिंग्स होंगी। पोस्टिंग्स अलग अलग टुकड़ियों पे हो सकती है, स्प्लीन में हो सकती है, लिम्फ नोड में जाकर हो सकती है, तो कुछ टॉन्सिल्स में भेजे जाएंगे, कुछ माल्ट में भेजे जाएंगे, अलग अलग जगह इनकी पोस्टिंग्स होगी। तो उन ऑर्गन्स को कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां पर कि एक्चुअली इन्हें दुश्मन मिलेगा और इनकी फाइट होगी, राइट। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। Now we'll talk what are the types of immunity which are present in the human body. This is about the lymphoid organs. अब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। पहली जो जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो ऐसा नहीं होता कि तुरंत बीमार पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल, इनबॉर्न, इन्नेट का मतलब इनबॉर्न ही होता है, जेनेटिक, जो उसने अपने पेरेंट्स से इम्यूनिटी हासिल करी है, फैमिलियल इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, राइट? सो this is a natural immunity which is present. So we can just write that first is inborn, पैदाइशी है ये, या innate, इसी का दूसरा नाम, या natural, और ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ नहीं है, ये उसकी बॉडी को जनरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है, जनरल इम्यूनिटी। सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक या जेनेटिक या फैमिलियल, ये सब इसके नाम है, फैमिलियल इम्यूनिटी, राइट? मोर कॉमनली ये वाले नाम पूछे जाते हैं, ये वाले 4। बाय बर्थ प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड इम्यूनिटी जो है वो ऐसी इम्यूनिटी जिसे हम बर्थ के बाद अपनी जिंदगी में एक्वायर करते हैं, या जिसके लिए इम्यून सिस्टम अडैप्ट करता है, और वो स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक। सो उसके नाम हो गए एक्वायर्ड, बिकॉज वी आर एक्वायरिंग इट आफ्टर बर्थ, और अडैप्टिव, हमने अडैप्ट करी है बर्थ के बाद में, और ये कैसी है? स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी स्पेसिफिक है, कौन सी नॉन स्पेसिफिक है, ऑल दोस, राइट? सो अगर हमें इसका एक ट्रिक याद रखना है तो हम इसे नियास करके याद रख सकते हैं, 2 2 2 ऐसा लगा दो। सो इससे हो गया नेचुरल, नॉन स्पेसिफिक, इससे हो गया इनबॉर्न, इन्नेट। ये पहला जो है ये फर्स्ट टाइप की इम्यूनिटी हो गई, इनबॉर्न, और ये जो एस है ये हो गया इसमें से एक्वायर्ड, अडैप्टिव एंड स्पेसिफिक। तो हमने एक सिंपल सा नाम याद रख सकते हैं, जैसे इलियास नाम बहुत होता है मूवीज में, नियास, नियास याद रखो आप। और नियास में नी पहले टाइप की हो गई और आस दूसरे टाइप का हो गया, तो इससे हम सारे कॉमन नेम्स जो हैं उन्हें रिमेंबर कर सकते हैं नियास से, और वैसे हम लॉजिकली भी याद रख सकते हैं। नाउ क्या नेचर है इनका? अगर हम नेचर की बात करें तो ये वाली जो इम्यूनिटी है इनबॉर्न वाली, दिस इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, प्रेजेंट सिंस बर्थ। जबकि जो एक्वायर्ड है, दिस इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर बर्थ, एंड दिस इज सिंस बर्थ, पैदाइशी है ये। नाउ सेकेंड, ये कहां पर पाई जाती हैं, देयर प्रेजेंस। ये वाली जो इम्यूनिटी है पैदाइशी, ये नॉन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स सब में होनी चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। सो दिस इज इन बोथ, ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दिस इज फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये हायर मोर एडवांस टाइप की है। सो दिस इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कितना टाइम एक्टिव रहेगी। सो इसकी एक्टिविटी, स्टूडेंट्स जो चीज पैदाइशी है वो तो हमेशा रहती है, सो दिस इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है,
थ्रू आउट लाइफ इसकी एक्टिविटी है, जबकि जिसे हम एक्वायर करते हैं वो शॉर्ट लिव भी हो सकती है, लॉन्ग लिव भी हो सकती है। कैसे हम समझेंगे? सो इट कैन बी, लेट मी राइट, कैन बी शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड, दोनों तरह की हो सकती है, बोथ, इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स। जबकि ये तो पैदाइशी है, तो ये तो थ्रू आउट लाइफ रहेगी ही रहेगी। नाउ इसके क्या कंपोनेंट्स हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसमें 4 बैरियर्स आते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है। अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा स्टूडेंट, जब हम पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा, राइट? एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और 4 बैरियर्स हैं। ये क्या है हम सब बात करेंगे। जबकि एक्वायर्ड में एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स, यही जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये बुलेट्स जो चलाते हैं, गोलियां जो चलाते हैं, वो क्या है, एंटीबॉडीज हैं। सो लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज के थ्रू ये एक्वायर होती है, वर्क करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट हम लिख सकते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कौन सी वाली स्पेसिफिक है? जो हम बाद में एक्वायर करते हैं। सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक, जो इनबॉर्न है, वो तो जनरल इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की, जबकि दिस इज स्पेसिफिक। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, लाइन ऑफ डिफेंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आर्मी में होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता डायरेक्ट मेजर और कर्नल लड़ने चले जाएं, भिड़ने चले जाएं। पहले इन्फेंट्री, जो पैदल सेना होती है, वो जाती है, फिर लेफ्टिनेंट्स जाएंगे, फिर कर्नल्स जाएंगे। तो ऐसे इनकी एक ऑर्डर होता है जिसमें कि ये फाइट करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है बॉडी को, तो उसको सबसे पहले जिन टुकड़ियों का सामना करना पड़ता है, जो 2 दीवार, जो 2 चौकियां आती हैं, वो नेचुरल इम्यूनिटी की आती हैं। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो दे फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी इसमें पैदल आ जाएंगे और लेफ्टिनेंट्स आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड रटा होना चाहिए। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बनाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसे, वो हम पढ़ेंगे। सो दिस फॉर्म्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉर्म बाय innate और inborn immunity and third line of defense is formed by acquired immunity। इसका क्या मतलब है हम और समझते जाएंगे जैसे जैसे हम इन्हें पढ़ेंगे, राइट? नाउ एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे मैं यहां पर लिखूंगी, एंड दैट इज मेमोरी। क्या मतलब है समझिएगा स्टूडेंट्स। आपने कॉमनली सुना होगा कि किसी को एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया बचपन में तो दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता। क्यों? एक्चुअली जिस समय चिकन पॉक्स का वायरस, अब हम जानते हैं, अब हम पढ़ चुके हैं, वैरिसिला वायरस बॉडी के अंदर जिस अटैक किया, पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने या तो उसे रोक दिया, खत्म कर दिया, या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ने कर दिया। अगर वो घुस चुका है अंदर तो सेकंड भी नहीं कर पाई तो थर्ड ने कर दिया, ठीक है। वो पेशेंट ठीक हो गया, ही गॉट ट्रीटेड, ही इज फाइन नाउ। बट ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या करती है, ये अपने कुछ सैनिकों को, कुछ को तो ये भेजती है लड़ने के लिए, कुछ कर्नल्स तो जाते हैं, कुछ कर्नल्स जो हैं वो जाते नहीं हैं लड़ने के लिए। वो इस सब को ध्यान में रखकर और इनका एक पूरा फॉर्मेट पूरा लिख लेते हैं कि ये दुश्मन था, यहां से घुसा था, इसकी इतनी सेना थी, इतना पावर था और इसके लिए हमने ये स्ट्रैटेजी प्लान करी थी जिससे कि ये मरा था। ये सब याददाश्त, ये सारी मेमोरी वो उन सेल्स के अंदर, कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर जिन्हें एक्चुअली मेमोरी सेल्स ही कहते हैं, रख लेता है, ताकि जब दोबारा सेम वही वैरिसिला वायरस, वही दुश्मन उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेगा तो अब इनको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, इनके पास पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा सब कुछ तैयार है, वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत सारे स्ट्रेंथ के साथ बॉडी दोबारा अटैक कर देती है तो दोबारा वो वायरस इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक बार
चिकन पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ तो दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में उसकी याददाश्त रह जाती है, उसकी मेमोरी रह जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम अगर अब वो दोबारा आया तो उसको बहुत जल्दी और ज्यादा पावर के साथ अटैक कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन ये जो मेमोरी की क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो सिर्फ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास होती है, इनबॉर्न के पास नहीं होती है। ये याददाश्त नहीं रख सकता है। ये वैसे भी काम हायर अथॉरिटी का है, ये कर्नल्स करते हैं। पैदल वाले जो हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, उनको तो सिर्फ भिड़ना होता है जाकर। थर्ड वाले जो हैं वो भिड़ते भी हैं और साथ में स्ट्रैटेजी बनाकर आगे के लिए तैयार भी रखते हैं, राइट। सो मेमोरी विल बी प्रेजेंट इन विच टाइप? ओनली इन द एक्वायर्ड टाइप। सो यहां हम लिख देंगे मेमोरी नो, और यहां मैं लिख देती हूं मेमोरी yes, right? So these are very very important points. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, चाहे वो बाय बर्थ वाला हो चाहे बाद वाला हो, वो क्या क्या काम कर रहा है? वो 3 काम कर रहा है। सबसे पहले तो वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसे पहचान रहा है। सो रिकॉग्नाइज एंटीजन, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, देन वो उसके खिलाफ अटैक कर रहा है, एक जवाब दे रहा है, जवाबी हमला कर रहा है। पहले तो पहचानना पड़ेगा दुश्मन है भी कि नहीं है, फिर दूसरा उसको अटैक करना, यानी उसको रिस्पॉन्स देना। सो रिस्पॉन्स टू एंटीजन, और फिर उसको रिमेंबर भी कर रहा है, भूल नहीं रहा है, उसको याद भी रख रहा है, ताकि अगर दोबारा आए तो टाइम वेस्ट ना हो स्ट्रैटेजी बनाने में, कुछ भी। उसके लिए अलग एक सेना फिर से तैयार कर रखी है, वो फटाक से उसको अटैक कर देगी। सो थर्ड इज दैट इट रिमेंबर्स एंटीजन। सो हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली 3 काम कर रहा है, रिकॉग्नाइज करना, रिस्पॉन्स करना और उसको रिमेंबर करना। 2 टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट है सिंस बर्थ, जो नॉन वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दोनों में प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट लाइफ काम करती है। 4 बैरियर्स एंड 1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है। एक्वायर्ड, जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, स्पेसिफिक होती है, शॉर्ट या लॉन्ग लिव्ड हो सकती है, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, और इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, राइट। सो आज की क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा है स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम एक्चुअली क्या है, उसका क्या फंक्शन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द इनबॉर्न और इननेट इम्यूनिटी। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।